नमस्कार। एस्ट्रो हार्मोनी में आपका फिर से स्वागत है। इस अपने ट्रांजिट की सीरीज में मैं बात कर रही हूँ कि सारे जो 4 प्लैनेट हैं, जुपिटर, सैटर्न, राहु और केतु, उसका हर लग्न के ऊपर कंबाइंड क्या इफेक्ट पड़ेगा। मतलब जो इनकी ट्रांजिट हो रही है उसका आपकी लाइफ पे अभी क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, चारों ट्रांजिट का टुगेदर। तो उस सीरीज में आज मैं बात करूंगी कैंसर लगन के लोगों के लिए। आपके लिए ये जो 4 मेजर प्लैनेट की ट्रांजिट है, मतलब जुपिटर, राहु, केतु, सैटर्न की जो ट्रांजिट हो रही है, वो आपके ऊपर टुगेदर क्या इफेक्ट डालेगी। अगर आप कैंसर लगन के स्टूडेंट हैं तो उसका आपकी स्टडी पे, आपके ग्रोथ पे, आपके एग्जामिनेशन पे, इन सब पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में, और थोड़ी रेमेडीज ये मैं शेयर करूंगी। चलिए शुरू करते हैं। 2025 के बाद कैंसर लगन के लिए एक ऐसा फेज स्टार्ट हो रहा है जो आपकी बिलीफ, वैल्यू और आपका जो हिडन फियर है उसको डीपली चेंज करेगा, उस पर एक चैलेंजेस लाएगा। सैटर्न 9th हाउस में आपके लाइफ फिलॉसफी और आपके जो फादर फिगर है उनके साथ एक आपका कार्मिक टेस्ट ये लेने जा रहे हैं या ये लेके आएंगे। जुपिटर आपके 12th हाउस में स्पिरिचुअल रिट्रीट और आइसोलेशन का जो टाइम होता है वो प्रोमिनेंट करेंगे। राहु आपके 8th हाउस में सीक्रेट ट्रांसफॉर्मेशन और सडन चेंज वो वाली एरिया को एक्टिवेट करेंगे। और जो केतु हैं वो आपके 2nd हाउस में है, जो स्पीच और सेविंग की एरिया में आपको थोड़ा डिटैचमेंट दिला सकते हैं। बेसिकली ये एक ऐसा टाइम है जहां अंदर से एक बड़ा शिफ्ट होगा। शनि का 9th हाउस में जाना मतलब कि करियर को लेकर सीरियस होना पड़ेगा। जल्दी रिजल्ट नहीं मिलेंगे, बट जो भी मिलेगा वो आपके लॉन्ग टर्म के लिए होगा। मतलब वो एक सॉलिड लॉन्ग टर्म आपको ग्रोथ होगी। बट आज फाउंडेशन आपका जो है वो आपको थोड़ा चैलेंजेस, थोड़ी डिफिकल्टी, थोड़ा पेशेंस, इन सब के साथ रहना बहुत ज़रूरी होगा। आपको इस टाइम पीरियड में हायर एजुकेशन, रिसर्च या जो फॉरेन प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें थोड़ा प्रोग्रेस मिल सकती है। गवर्नमेंट जॉब या जो टीचिंग फील्ड होती है इसमें आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। जुपिटर 12th हाउस में है, इसका मतलब है कि अब्रॉड से रिलेटेड आपको कोई काम मिल सकता है। एमएनसी या मीडिया से रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और आपका अब्रॉड जाने का भी हो सकता है, मतलब स्टडी से रिलेटेड या वर्क से रिलेटेड आप अब्रॉड जा सकते हैं, या फिर स्पिरिचुअल टीचिंग ऐसी फील्ड में भी आपकी ग्रोथ हो सकती है। इस टाइम में आपके जो हिडन चैलेंजेस हैं वो इस टाइम पीरियड में आ सकते हैं। आप अगर देखा जाए तो आपका जो राहु है वो 8th हाउस में है, तो 8th हाउस का जो राहु होता है वो थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल चैलेंजेस लाते हैं। वो कभी करियर में आपको सडन गेन होना या सडन लॉस होना, मतलब 8th हाउस राहु जो है चीजें थोड़ा सडन कराते हैं। तो करियर में सडन चेंजेस होना, डीप ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। कभी आपको लगे कि ग्रोथ बहुत अच्छी है, कभी आपको लगे ग्रोथ बिल्कुल ही नहीं हो रही है, क्या हो गया, सारी चीजें ऑल ऑफ सडन स्टक हो गई। ऐसे टाइप का भी आपको इस टाइम पीरियड में देखने को मिल सकता है। अगर आप रिसर्च में, साइकोलॉजी, फाइनेंस या
हीलिंग रिलेटेड फील्ड में हैं, तो ये पीरियड एक नेक्स्ट लेवल तक आपको लेके जा सकता है। तो इस टाइम पीरियड में आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि केतु आपके सेकंड हाउस में है, जो कि आपके पैसे का जो फ्लो है उसको थोड़ा स्लो कर सकते हैं। आपको कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है, मनी उतना स्मूथली ना आए। कभी आपने प्रोजेक्ट किया या वर्क किया यहाँ जहां से आप एक्सपेक्टेड कर थे कि आपको मनी मिलेगी, नहीं मिली, या कभी आपका खुद डिटैचमेंट टाइप की फीलिंग, लाइक अरे ठीक है, लाइफ जैसे चल रही है, क्या जरूरत है इतना मेहनत करने की, क्या जरूरत है इतना पैसे कमाने की, इस टाइप की आपको फीलिंग भी आ सकती है, क्योंकि केतु आपके सेकंड हाउस में होंगे। आपको इस टाइम पीरियड में प्लानिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। शनि 9th हाउस और जुपिटर 12th हाउस दोनों ही आपको सरफेस लेवल दोस्तों से दूर करेंगे। आपके आसपास अब सिर्फ वही लोग होंगे जो आपके स्पिरिचुअल और आपके रियल ग्रोथ इनमें आपके साथी हो। बाकी जो भी लोग आपकी ग्रोथ में बाधा डाल रहे हैं या आपके लिए उतने बेनिफिशियल नहीं है, वो आपसे इस टाइम पीरियड में थोड़ा दूर हो जाएंगे। आपका सोशल सर्कल जो है थोड़ा टाइट हो जाएगा, मतलब लिमिटेड लोग होंगे, बट वो ऑथेंटिक होगा। वो लोग जो होंगे आपके सोशल सर्कल में, वो लोग अच्छे होंगे, बट कम लोग रह जाएंगे। ऐसा नहीं कि भर के बड़ा सा ग्रुप रहेगा। राहु 8th हाउस से आप किसी पावरफुल या जो मिस्टीरियस पर्सन होते हैं, ऐसे किसी पर्सन से कनेक्ट हो सकते हैं जो आपके करियर या आपके फाइनेंस में आपको हेल्प करे। केतु सेकंड हाउस में होने से मनी मैटर में आपको इस टाइम पीरियड में मिनिमलिस्टिक अप्रोच लगाना चाहिए, और आप लगाओगे भी। जैसे कहते हैं ना कि ऐसी टाइप की आपकी फीलिंग होगी कि लेस इज मोर, जितना कम है उतना ही ठीक है, इस टाइप की एक फीलिंग रहेगी। एक मनी से डिटैचमेंट रहेगी। जुपिटर 12th हाउस का मतलब है फॉरेन प्रॉपर्टी या जो ऐसी जगह, कोई फॉरेन से रिलेटेड जगह या ऐसे कोई इन्वेस्टमेंट, इन सब चीज़ों का आपका योग बन रहा है। इन सारी एरिया में आप कुछ भी कर सकते हैं, या तो आप फॉरेन में प्रॉपर्टी लें या कहीं इन्वेस्ट करें। अगर आप विदेश या स्पिरिचुअल रिट्रीट इस टाइप की प्रॉपर्टी के बारे में सोच रहे हैं, मतलब अगर आप सोच रहे हैं कि आप विदेश में प्रॉपर्टी लें या कोई स्पिरिचुअल रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज होती हैं उस टाइप की प्रॉपर्टी लेने को सोचते हैं या सोच रहे हैं, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल टाइम होगा। इस टाइम में आप उसको ले सकते हैं। सैटर्न आपके 9th हाउस में है, तो इस टाइम पीरियड में आपको पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि आपका प्रोसेस बहुत स्लो रहेगा। आप वर्क हार्ड करोगे, डिसिप्लिन रखोगे, जितनी एक्सपेक्टेशन है उतनी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होगी। इसलिए आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रोसेस आपके हिसाब से नहीं चलने वाला इस टाइम पीरियड में। राहु का 8th हाउस से आपको इनहेरिटेंस से या जॉइंट प्रॉपर्टी, इनसे आपको पैसा मिल सकता है, मतलब वेल्थ मिल सकती है, मनी मिल सकती है। बट जो लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं इसमें आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। लीगल डॉक्यूमेंट को अच्छे से चेक ज़रूर कीजिएगा। केतु का 2nd हाउस में होने से फैमिली के साथ आप कोई जॉइंट डिसीजन ले सकते हैं, मतलब कोई जैसे कहते हैं ना, कोई चीज़ों में मनी इन्वेस्ट किए या कोई
टुगेदर होके, फैमिली के साथ टुगेदर होके कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं या कहीं मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, कुछ भी इस टाइप से रिलेटेड जो ज्वाइंट वर्क होते हैं उससे रिलेटेड चीज़ों में आप जब डिसीजन लो तो ये जान के रखो कि आपको एक क्लियरिटी ज़रूरी है, पेशेंस ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखिएगा, स्पेशली फैमिली से रिलेटेड। अगर आप कुछ भी खर्च कर रहे हो या कुछ भी इन्वेस्ट कर रहे हो या कुछ भी बाय कर रहे हो, मतलब टुगेदर अगर आप कहीं बिजनेस में कनेक्टेड हो, किसी चीज़ में कनेक्टेड हो, तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी रखने की ज़रूरत है अपने डिसीजन में, और पेशेंस भी रखने की ज़रूरत होगी इस टाइम पीरियड में। शनि का इन्फ्लुएंस से आप कमिटमेंट को लेकर थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो जाओगे। जुपिटर आपके 12th हाउस में है तो वो आपको स्पिरिचुअलिटी और जो रिलेशनशिप है इन दोनों से काफ़ी कनेक्ट करेंगे। मतलब आप रिलेशनशिप में भी थोड़ा ज़्यादा कनेक्ट रहोगे और स्पिरिचुअलिटी के साइड भी आप थोड़ा कनेक्शन ज़्यादा फील करोगे। आप सिर्फ इस टाइम में फिजिकल नहीं, जो कनेक्शन होगा ये मटेरियलिस्टिक और फिजिकल, ये सिर्फ यही कनेक्शन नहीं होगा, ये कनेक्शन थोड़ा स्पिरिचुअल लेवल से भी रिलेटेड हो सकता है। अगर आप किसी से कनेक्ट होते हो या आप कोई रिलेशनशिप में जाते हो तो ये आपका सिर्फ, अगर आप सोच रहे हो कि ये रिलेशनशिप या मैं जिससे कनेक्ट हो रहा हूँ, बिजनेस रिलेशन हो चाहे ऐसा रिलेशनशिप हो, मैं फिजिकल कनेक्ट हूँ या मैं मटेरियलिस्टिक वजह से कनेक्ट हूँ, तो ये कनेक्शन आगे नहीं चलेगा। आपको अपने इस कनेक्शन में स्पिरिचुअलिटी या सोल कनेक्शन लाना बहुत ज़रूरी होगा, तभी कोई रिलेशनशिप आगे चलेगा। अगर आप किसी नए रिलेशनशिप में जाते हो तो आपको कभी कभी इस टाइम पीरियड में ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं या कोई ऐसा हिडन ट्रुथ हो जो आपके सामने आए, ये भी पॉसिबल हो सकता है। सो इस टाइम में बी ओपन रहिएगा। अगर कुछ ऐसा इशू आता है तो कम्युनिकेशन के साथ क्लियर कीजिएगा, सिर्फ उसको सोचते मत रहिएगा। मतलब अगर कोई रिलेशनशिप में इशू आता है, मैरिज रिलेशनशिप में इशू आता है, फ्रेंड्स के साथ आता है, जो भी, अगर आपका कहीं रिलेशनशिप इन्वॉल्व है और आपको कोई अगर ऐसे प्रॉब्लम्स आती है, जो कोई ऐसी बात हो गई जैसे कहते हैं कुछ सच्चाई सामने आ गई, तो उसको क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा। मन में लेके मत बैठिएगा या गुस्सा मत हो जाइएगा, लेकिन उसको कम्युनिकेशन के थ्रू उसको क्लियर ज़रूर करने की कोशिश कीजिएगा। नहीं तो इस टाइम में चूंकि केतु आपके 2nd हाउस में बैठे हैं तो आपको कम्युनिकेशन गैप इस टाइम पीरियड में फील हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप जो बोलना चाह रहे हैं वो आप बोल नहीं पा रहे, इसलिए कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। पेशेंस भी रखना इम्पॉर्टेंट होगा, अंडरस्टैंड भी करना इम्पॉर्टेंट होगा, और सामने वाले को सुनिएगा, अपनी ओपिनियन भी दीजिएगा। ये नहीं कि छोड़ो क्या फ़ायदा बात करने का, ये एटीट्यूड मत रखिएगा, क्योंकि आपका स्पीच इम्पैक्टफुल होगा। तो क्लियर कीजिएगा। अगर आप नहीं करते हैं तो उससे आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस ट्रांजिट के टाइम आप देखेंगे कि आप अपने परिवार के लिए एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करेंगे। मतलब आपको लगेगा कि मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, इस परिवार में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। बट जो आपका दिल है वो थोड़ा अलग महसूस कर सकता है। मतलब आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील कर सकते हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लगे कि हर एक चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, पर दिल जो है आपका थोड़ा डिफरेंट फीलिंग रखेगा। शनि यहाँ पे आपको आपके फैमिली वैल्यूज को स्ट्रांग बनाएंगे, लेकिन आपको स्पिरिचुअली थोड़ा अलग रास्ते पे चलना, जैसे कहते हैं ना, वो भी इम्पोर्टेंट होगा। आपको इस टाइम पीरियड में घर के कुछ लोगों से
या तो डिस्टेंस हो सकता है या मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। मैं घर के आपके वाइफ की बात नहीं कर रही, मैं या हस्बैंड की बात नहीं कर रही, मैं घर मतलब आपकी फैमिली, आपके मदर फादर ब्रदर सिस्टर कजिन्स, जो आपके क्लोज वन हैं, जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, उनके साथ या तो आप थोड़ा डिस्टेंस फील करें या कोई बात को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग हो, ये भी पॉसिबल है। राहु के 8th हाउस में होने से आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस या सडन फैमिली का कोई सीक्रेट ओपन हो जाए, ये भी पॉसिबल हो सकता है। सो जो भी हो, आपको इस टाइम पीरियड में उसको कामली हैंडल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। जुपिटर के वजह से आप देखोगे कि आपके किड्स का फ्यूचर, उसके लिए आप एक प्लानिंग कर सकते हो। ये टाइम फेज होगा जब आप अपने किड्स के फ्यूचर की प्लानिंग स्टार्ट कर सकते हो या उनकी स्टडी के लिए आप उनको बाहर भेज सकते हो, मतलब वो अब्रॉड जा सकते हैं या उससे रिलेटेड आप कुछ प्लानिंग कर सकते हो कि मैं यहाँ पढ़ाऊंगा, वहाँ भेजूंगा। इस टाइप की चीज़ें भी इस टाइम पीरियड में आप सोच सकते हो और कर सकते हो। क्रिएटिविटी में आप एक नॉर्मल तरीके से नहीं अप्रोच करो, मतलब करोगे। जैसे अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हो तो आप एक जो नॉर्मल वे होता है क्रिएटिविटी करने का, उससे हट के, जैसे कहते हैं ना, थोड़ा आपका एक डीप और यूनिक तरीका होगा करने का। बिकॉज राहु इसमें इन्वॉल्व है तो आप समथिंग डिफरेंट करने में इंटरेस्टेड ज़्यादा रहोगे। अगर आप राइटिंग, एस्ट्रोलॉजी, हीलिंग या रिसर्च बेस्ड फील्ड में हैं तो आप देखेंगे कि आप एक नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ इस टाइम पीरियड में पाएंगे। केतु के 2nd हाउस में होने से इमोशनल आपको डिस्टेंस फील हो सकता है। किड्स के साथ भी आपको इस टाइम पीरियड में थोड़ा सा इमोशनल डिस्टेंस टाइप का, टेम्परेरी जिसको कहते हैं, इमोशनल डिस्टेंस फील हो सकता है। आप उन्हें, या ये हो सकता है कि आप उन्हें भी स्पिरिचुअली नर्चर करने की कोशिश करें या उन्हें स्पिरिचुअलिटी सिखाएं, मतलब उन्हें ये सिखाएं कि थोड़ा मेडिटेशन करो, काम डाउन रहोगे, थोड़ा ग्राउंडिंग करो, थोड़ा क्वाइट मोमेंट लो अपने लिए। मतलब इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं, मैं ये नहीं कह रही कि वो एकदम आप स्पिरिचुअल पाथ पे ले जाओगे, बट ये जो प्रोसेस होता है, आपको ऐसा लगेगा थोड़ा इन चीज़ों को भी ट्राई करो, तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा। इस तरह की चीज़ें आप उनको सिखाना या नर्चर करने की कोशिश करेंगे। जुपिटर 12th और राहु 8th दोनों ही हाउस इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, तो आपको अपने हेल्थ का भी इस टाइम पीरियड में ध्यान देना चाहिए। इस टाइम में आपको स्ट्रेस या एंजाइटी, उसको कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी होगा। आप मेडिटेशन या लेट इट गो करते हैं तो आप अपने एंजाइटी को या अपने स्ट्रेस को थोड़ा दूर कर सकते हैं। शनि के 9th हाउस में होने पर आप देख सकते हो कि आपको बोन्स की प्रॉब्लम, बैक में पेन, मतलब लोअर बैक, अपर बैक, बैक का पेन या स्पाइन रिलेटेड इश्यूज, इस पे थोड़ा आपको ध्यान देना होगा क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स इस टाइम पीरियड में क्रिएट हो सकती हैं। आपको डेंटल या थ्रोट रिलेटेड प्रॉब्लम या फिर जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी आ सकती हैं, बिकॉज केतु आपके 2nd हाउस में है। बट सब कुछ आप इस टाइम पीरियड में इजीली मैनेज कर लेंगे, ऐसा कोई सीवियर प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट ये छोटी छोटी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, आप उसको मैनेज भी कर सकते हैं। बट आपको इस टाइम पीरियड में एक रूटीन फॉलो करना पड़ेगा, एक अपने हेल्थ से रिलेटेड एक रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि हेल्दी ईटिंग आप रखोगे, योगा करोगे, मेडिटेशन करोगे, वॉक करोगे या जिम जाओगे या एक्सरसाइज करोगे, कुछ भी एक लाइफ स्टाइल आपकी हेल्दी होनी चाहिए, वो आपके लिए इस टाइम पीरियड में काफ़ी बेनिफिशियल होगी। आप जो ये सारे ग्रह हैं, मतलब जो ये सारे प्लैनेट्स हैं
या जो अभी हो रहा है, इनका मूवमेंट जो हो रहा है, वो आपको डीपली खुद को अंदर से चेक करना या जो अंदर से देखने का, एक झांकने का एक मौका दे रहा है आपको। खुद को इनर सेल्फ या इनर योर सेल्फ के लिए ये टाइम है जिसमें आप खुद को देखिए, खुद के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। शनि जो 9th हाउस में है वो आपके बिलीफ सिस्टम और आपकी जो लाइफ फिलॉसफी है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे। आप ज़्यादा मेच्योर्ड सोच सकते हैं इस टाइम में, थोड़ा मेच्योरिटी आपकी इंक्रीज हो सकती है। जुपिटर के 12th में होने से आप अंदर से स्पिरिचुअल और पीसफुल फील कर सकते हैं। या आप ट्राई करें कि मैं थोड़ा पीस पाऊँ, स्पिरिचुअली कनेक्ट हूँ जिससे मैं पीस पाऊँ। ये भी इस टाइम पीरियड में आपको काफ़ी ज़्यादा मन करेगा मेडिटेशन करने का या ग्रेटिट्यूड करने का, सॉलिट्यूड करने का। ये सारी चीज़ें आपके इस टाइम पीरियड में आपके दिल में बार बार आएंगी, आपका मन बार बार करेगा कि इस टाइप की चीज़ें किया जाए। आपको थोड़ा बोलने पे अपने ध्यान देने की ज़रूरत है। आपका जो बोलना हो थोड़ा सिंप्लिसिटी वाला, या ऐसा होगा कि आपका बोलना थोड़ा सिंप्लिसिटी में हो, सिंपल तरीके से बात करें, डाउन टू अर्थ बात करें, या अटैचमेंट फ्री अप्रोच जो होता है वो लोगों में दिखाएं। ये भी पॉसिबल है। और थोड़ा काम रहें बोलने में, बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ा काम तरीके से लोगों के साथ आप कनेक्ट हो। ये टाइम जो है ये आपके अंदर एक अलग टाइप का स्पिरिचुअल ग्लो वो लेके आएगा। आप जो है देखा जाए तो यहाँ पे आपका जो सैटर्न है वो 9th हाउस में है, प्लस जुपिटर आपके 12th हाउस में है। ये जो दोनों कॉम्बिनेशन है ये आपको एक स्पिरिचुअल जो पाथ होता है उस पाथ के तरफ आप उस पाथ के तरफ डीपली कनेक्ट हो सकते हैं। उस पाथ के तरफ आपको ले जा रहा है। आप अगर उसका फायदा उठाते हैं ये ट्रांजिट में तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप स्पिरिचुअली इंक्लाइन होना चाहते हैं या स्पिरिचुअली साइड से कनेक्ट होना चाहते हैं, आपके लिए ये जो टाइम है वो ध्यान लगाना, साइलेंस में रहना या सरेंडर करना, इसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। आप अगर साइलेंस करते हो, मतलब जैसे कहते हैं ना 5-10 मिनट्स किसी से बात नहीं करो, तो वो टाइम जो बात नहीं करना, साथ में कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो आपके पास, 5-10 मिनट जिसको क्वाइट टाइम बोलते हैं, वो टाइम अगर आप अपने लिए देते हो तो आपके लिए बेटर होगा। जब आप खुद को जज करो, खुद से बात करो, खुद में इन्वॉल्व हो, खुद के लिए सोचो कि आपको क्या चाहिए, कौन सी एरिया है जिसमें आपको चेंजेस चाहिए, कौन सी एरिया है जिसमें आपको इम्प्रूव होना चाहिए, आप कैसा फील कर रहे हो, आप सैड हो, हैप्पी हो, क्या ऐसे थॉट हैं जो आपको बॉदर कर रहे हैं। इन सारे चीज़ों का अगर आप जजमेंट करते हो, इन सारे चीज़ों के बारे में अगर आप सोचते हो क्वाइट टाइम लेके या साइलेंस में रह के, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। राहु आपके 8th हाउस में है, तो यहाँ पे अगर आप ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, तंत्रा या इनर ट्रांसफॉर्मेशन, इन सारे रास्ते को अगर चूज करते हो या लर्न करते हो तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल एरिया होगी ये। आप इस टाइम में थोड़ा मटीरियलिस्टिक चीज़ों से दूर, अननेसेसरी बातों से दूर और थोड़ा इनर वर्ल्ड जो जर्नी होती है उसकी तरफ जाओगे, उसकी तरफ कनेक्ट होगे। बेसिकली देखा जाए तो ये टाइम आपके प्यूरिफिकेशन का टाइम है। अंदर के जो वो अंदर की जो आत्मा होती है या अंदर की जो सोच होती है या अंदर के जो जो कहते हैं ना आपका इनर सेल्फ,
उससे कनेक्ट होने का टाइम है, प्यूरिफिकेशन का टाइम है। ये आपको काफ़ी ज़्यादा पीस देगा। इन जो चारों ग्रह है या जो ऑल 4 प्लैनेट हैं, इनकी ट्रांजिट आपकी जिंदगी का डायरेक्शन चेंज करेगी, एक एरिया चेंज होगी, आप एक शिफ्ट देखोगे इस टाइम पीरियड में। ये एक टर्निंग पॉइंट जैसा टाइम होगा जो कि आपकी पुरानी सोच, पुराने गोल्स और आपकी जो पुरानी आदतें हैं उसको आप छोड़ के एक नई सोच, एक नई आदत, एक नए तरीके से स्टार्ट करोगे। ज़्यादा मैच्योर होगे, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होगे और ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो जाओगे। ये टाइम है कार्मिक क्लीनअप का और इनर सेल्फ से कनेक्ट होने का। इसको पूरा यूटिलाइज कीजिएगा। ये प्लैनेट्स आपको इस फील्ड में ज़्यादा ले जाने की कोशिश करेंगे। अगर आप एक्सेप्ट करते हो, फ्लो में चलते हो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए बात करते हैं कैंसर लगन के स्टूडेंट्स के लिए। आपके लिए जो ट्रांजिट है राहु, केतु, शनि और जुपिटर का, ये ओवरऑल डीप लर्निंग, इनर क्लियरिटी और पेशेंस लाने वाला है। लेकिन फोकस और डिसिप्लिन के बिना डिस्ट्रैक्शन पॉसिबल है। इसलिए आपको फोकस और डिसिप्लिन रखना इस टाइम पीरियड में बहुत ज़रूरी है। शनि जो है वो आपके 9th हाउस में होने से अब मेहनत के बिना रिजल्ट नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनि 9th हाउस में आए हैं जो कि लक का हाउस है। तो जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, लक से आपको रिजल्ट अब नहीं मिलने वाला। यहाँ पे शनि आपको ये बताते हैं कि अपने हायर एजुकेशन, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या आपका जो करियर प्लानिंग है या पाथ है, इसमें एक्स्ट्रा मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, पेशेंस रखो, फोकस रखो, डिसिप्लिन रखो, तभी आगे ग्रोथ मिलेगी। ये टाइम है डिसिप्लिन, रेगुलरिटी और लॉन्ग टर्म विजन रखने का या उसको सीखने का। कई बार लगेगा कि रिजल्ट बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है या मैं जितना एफर्ट लगा रहा हूँ उसके हिसाब से नहीं मिल रहा, बट ये ट्रांजिट जो है ये आपको पेशेंस और आपको कंसिस्टेंसी सिखाएगी, जो लाइफ के लिए आपके प्राइसलेस होगा। जब आप आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे ये जो आप अभी सीखोगे, पेशेंस और कंसिस्टेंसी, ये उस टाइम के लिए एक आपको प्राइसलेस थिंग मिलेगी, जिसको कहते हैं। जुपिटर आपके 12th हाउस में आपको ये सिखाते हैं कि अंदर से सीखो, बाहर से शो ऑफ जो है वो अब नहीं चलेगा। मतलब बस मुझे ये आता है, मैं तो कर लूंगा, मैं बहुत फास्ट हूं, मैं कर लूंगी, मैंने सीख रखा है, ऐसे जो एक शो ऑफ होता है वो आपको हटाना पड़ेगा। आपको अच्छे से डेप्थ में जाके चीज़ों को लर्न करना पड़ेगा। जस्ट ऊपर ऊपर की पढ़ाई से काम नहीं बनने वाला। तो कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हो, जो भी आपका सब्जेक्ट है, उसको डेप्थ में जाके सीखिए, तब जाके आपको ग्रोथ होगी। मतलब जैसे कहते हैं, तब आप अच्छे से वो सब्जेक्ट को सीखोगे। ये सिर्फ शो ऑफ में नहीं चलना, उसको डीपली लर्न करना। मतलब जो भी चीज़ पढ़ रहे हो उसको डीपली लर्न करने की कोशिश करना। अगर आप इस टाइम पीरियड में कोई स्पिरिचुअल या रिसर्च बेस्ड जो सब्जेक्ट होते हैं ना, उसकी तरफ भी आप अट्रैक्ट हो सकते हैं। अगर आपको थोड़ा अट्रैक्शन होता है तो अपने कोर्स के साथ साथ, वॉट एवर जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसके साथ साथ अगर आप थोड़ा टाइम उस पर भी दो, मतलब ये सब्जेक्ट्स जो कि आपका अट्रैक्शन बढ़ रहा है, जैसे साइकोलॉजी हुआ, फिलॉसफी हुआ, कोई फॉरेन लैंग्वेज हुई, कोई हीलिंग से रिलेटेड चीज़ें हुई, रेकी हीलिंग या क्रिस्टल हीलिंग, जो इस टाइप की हीलिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, या फिर ऑकल्ट की स्टडी, कोई भी इस तरह की चीज़ों में अगर आपका थोड़ा भी इंटरेस्ट जाता है
तो उसको एज अ रेमेडी कह लीजिए या एज अ टाइम पास कह लीजिए, बट अगर आप थोड़ा टाइम उसमें भी देते हैं, थोड़ा उस चीज़ों को सीखते हैं, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। इस टाइम में अगर आप ग्रुप स्टडी करते हैं या किसी की हेल्प लेते हैं स्टडी में, आपको बेसिकली आपको अकेला पढ़ना आपके लिए उतना प्रोडक्टिव नहीं होगा। अगर आप ग्रुप स्टडी, अच्छे ग्रुप्स में स्टडी करते हैं, अच्छे फ्रेंड्स के साथ स्टडी करते हैं, या जब आप पढ़ते कोई आपके साथ हो, मतलब जो आपने पढ़ा आप किसी को समझा रहे हो या आप कम्युनिकेशन कर रहे हो अपने स्टडी से रिलेटेड, वैसे टाइप की अगर आप चीज़ें करते हो तो आपके लिए बेटर होगा, आप अपनी स्टडी को ज़्यादा अच्छे से डीप में समझ पाओगे। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना होगा कि इस टाइम पीरियड में आपको ओवर थिंकिंग या जो इमोशनल आइसोलेशन होता है उससे थोड़ा बचना पड़ेगा। राहु आपके 8th हाउस में होने से आपको कोई डीप रिसर्च या जो डीप रिसर्च से रिलेटेड या कंसंट्रेशन, इन चीज़ों में आपका फोकस कराएंगे। मतलब जैसे ये कहते हैं ना कि आप जो हैं इस टाइप की जो टॉपिक होती हैं डीप रिसर्च वाली, या कोई ऐसी टॉपिक जो आपको बहुत ज़्यादा फोकस लेती है, उस टाइप की टॉपिक को डेप्थ में सीखने के लिए मोटिवेट होंगे या सीखने की कोशिश करेंगे। ये टाइम आपको कोई सीक्रेट नॉलेज या जो इन्वेस्टिगेटिव स्टडीज़ होती हैं उस टाइप की स्टडी हुई, कोडिंग हुआ या एआई टेक से रिलेटेड स्टडी हुई, रिसर्च से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हुए, इन सारे सब्जेक्ट्स में आप एक पुश फील करोगे, आपका माइंड करेगा कि चलो इनको भी सीखा जाए या इस तरह की कोई नई चीज़ सीखते हैं। लेकिन कभी कभी आपको इमोशनल इंस्टेबिलिटी या डिस्ट्रैक्शन भी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। स्पेशली अगर आप किसी टॉक्सिक फ्रेंडशिप सर्कल में है या आपकी टॉक्सिक फ्रेंडशिप है, या आपका कोई सीक्रेट रिलेशनशिप में अगर आप कहीं फंस जाते हैं, तो वो आपको थोड़ा इमोशनल इंस्टेबिलिटी लाएगा। आपको थोड़ा केयरफुल रहने की इस टाइम पीरियड में इससे ज़रूरत होगी कि आप ऐसे किसी रिलेशनशिप में मत फंसिएगा जो थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि वो आपकी पढ़ाई पर काफ़ी इम्पैक्ट डालेगा, आपको फोकस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि ऐसे फ्रेंड्स भी मत बनाइएगा जो थोड़े टॉक्सिक हैं, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी बिकॉज ऑफ दिस। केतु 2nd हाउस होने में ये सिखाते हैं कि बोलो कम, सोचो ज़्यादा। मतलब कि आप इस टाइम पीरियड में अपने क्लास में, अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स सर्किल में, इन सारे जगहों पे थोड़ा कम बोलना, हो सकता है कि आप थोड़ा कम बोलो और लोगों को आप समझने की कोशिश करो। या आपको ये भी फीलिंग आ सकती है मैं ही क्यों बोलूं, क्या फायदा है, छोड़ो क्यों बोलते हैं, मतलब मैं बोलूं भी तो क्या बोलूं। मतलब इस टाइप की जो फीलिंग होती है ना, प्रॉपर कम्युनिकेशन ना होना या एक डिस्टेंस मेंटेन करना, वो पॉसिबल हो सकता है। लेकिन ये फेज आपको अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाएगा और आपको आपकी जो कम्युनिकेशन है उसको थोड़ा सा डल करेगा। मतलब वैसा आपका प्रेजेंटेशन ना हो, आप उतने जैसे कहते हैं कि स्मार्ट इनफ ना हो। जैसे अगर आप कोई प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं या इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कोई ओरल एग्जाम देने जा रहे हैं, उसमें आपको थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करना पड़ेगा या थोड़ा एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज आपका कम्युनिकेशन उस एरिया में
थोड़ा डिटैच सा होगा, थोड़ा ऐसा होगा कि ठीक है मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ या ये समझ नहीं पा रहे हैं, दैट्स ओके, मैं क्यों बोलूँ, जब समझ ही नहीं रहे तो फिर फायदा क्या है, इस टाइप की फीलिंग आ सकती है। इसलिए थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा अपने को। ओवरऑल आपको जो है इस टाइम सोलो स्टडी जोन, मतलब आपका एक क्वाइट स्टडी स्पेस होना चाहिए। ऐसा स्पेस क्रिएट कीजिए जो डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन हो, मतलब वो एरिया जहां आप बैठ के पढ़ रहे हो जो डिस्ट्रैक्शन से दूर हो, चाहे वो आपका सोशल डिस्ट्रैक्शन हो, फोन से रिलेटेड डिस्ट्रैक्शन हो, आपके फ्रेंड्स से रिलेटेड डिस्ट्रैक्शन हो, या आपके फैमिली मेंबर से रिलेटेड डिस्ट्रैक्शन हो, थोड़ा दूर होना चाहिए। आपका पढ़ाई का एक एरिया होना चाहिए जो क्वाइट हो, जहां आप प्रॉपर फोकस कर सकें और पढ़ सकें। और साथ ही साथ आपको इस टाइम पीरियड में टाइम टेबल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रूटीन बना के डिसिप्लिन को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा होगा। स्पेशली अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ सकते हैं तो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। ट्राई टू स्लीप इन द टाइम, व्हाट लाइक नॉट लाइक 1 o'clock 2 o'clock। अगर आप टाइम पे सोते हो 10:30 11 o'clock, और अगर आप अर्ली थोड़ा उठ सकते हो तो आप यूटिलाइज कर सकते हो अपना टाइम, बिकॉज आपके लिए टाइम मॉर्निंग वाला आपके लिए ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन फ्री होगा, प्लस आपका माइंड उस टाइम में ज़्यादा काम करेगा। आपको थोड़ा इस टाइम पीरियड में जो इमोशनल ड्रामाज होते हैं उनको अवॉइड करना होगा। जैसे कहते हैं ना कि किसी फ्रेंड के साथ जो इमोशनल ड्रामा होता है, या कोई रिलेशनशिप की वजह से अगर आपका कोई इमोशनल ड्रामा होता है आपके लाइफ में, मतलब आप रिलेशनशिप में हो और ब्रेकअप होना, या लड़ाई झगड़े होना, या फ्रेंड्स ग्रुप में आपका लड़ाई झगड़ा होना, ये सब में अगर आप इन्वॉल्व होते हो तो ये जान लो कि आपका फोकस चला जाएगा पढ़ाई से और आप सही रिजल्ट नहीं पाओगे। इसलिए इस एरिया में आपको डिस्टेंस लेना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, इस बात का आप स्पेशली ध्यान रखिएगा। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इस टाइम पीरियड में आपको बहुत हेल्प करेगी। अगर आप मेडिटेशन करते हो, जर्नलिंग करते हो, इससे आपको एक क्लियरिटी मिलेगी। सब्जेक्ट आप एक्सप्लोर कर सकते हो एज अ रेमेडी, वो है साइकोलॉजी का सब्जेक्ट या ऑकुल्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट। एज अ रेमेडी अगर मन करता है थोड़ा पढ़ लीजिए। आपका इस टाइम पीरियड में कोडिंग है, लिटरेचर है, फॉरेन से रिलेटेड स्टडी है, या हिस्ट्री है, या स्पिरिचुअल बेस्ड जो टॉपिक्स होते हैं उसमें आपका इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है, और अगर आप पढ़ते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल भी होगा। चाहे स्कूल लेवल हो या कॉलेज लेवल हो, ये ट्रांजिट अंदर से आपको पढ़ना और डीपली समझना ये सिखाएगा। ये जान लीजिए कि ये टाइम जो है सरफेस लेवल पे अगर आप कोई काम कर रहे हो तो आप सक्सेस नहीं पाओगे अपने एजुकेशन में। तो जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो, जिस भी एज के हो, स्कूल लेवल के एज के हो या कॉलेज लेवल के एज के हो, थोड़ा डीप में पढ़ना, चीज़ों को पूरे तौर पे समझने की कोशिश करना। ऊपर ऊपर की जो पढ़ाई होती है वैसी पढ़ाई मत करना, वो आपके लिए सक्सेसफुल इस टाइम पीरियड में नहीं होगी। आपको थोड़ा पेशेंस रख के चीज़ों को डीपली पढ़ना बेटर होगा। अब कुछ रेमेडीज़ की बात करते हैं। ये जस्ट स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये कैंसर लगन वाले सबके लिए है। अगर आप एवरी सिंगल डे मेडिटेशन करते हैं एटलीस्ट 10 to 15 मिनट, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और मेडिटेशन में भी अगर आप वाटर रिलेटेड मेडिटेशन करते हैं, जैसे कि ओशन के साउंड को सुनना, अगर आप वाटर फ्रंट पे जा सकते हैं, मतलब बीच है चाहे नदी है, ये सब जगह वीक में एक बार भी जा सकते हैं, तो जाएं, बैठे वहाँ पे, उसके साउंड को सुने, अपने माइंड को काम करें। अगर पॉसिबल नहीं है तो वाटर रिलेटेड जो साउंड होते हैं, मतलब यूट्यूब पे अगर आप सर्च करोगे तो ऐसे बहुत सारे मेडिटेशन मिलेंगे जो वाटर बेस्ड मेडिटेशन होंगे, या ओशन का साउंड होगा, या रेन वाटर ड्रॉप्स होंगी। इस टाइप के जो वाटर रिलेटेड मेडिटेशन होते हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे, आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स करेंगे। एक्चुअली देखा जाए तो कैंसर
लगन के लिए पानी की जो थेरेपी है ये बहुत ज़्यादा सूदिंग होती है, ये उनके माइंड को काम करती है। इसलिए अगर आप वाटर रिलेटेड मेडिटेशन करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर पॉसिबल हो तो डिटॉक्स कीजिए खुद को, या फिर फास्टिंग कीजिए। अगर आप पूरा फास्ट नहीं कर सकते हो तो किसी किसी दिन आप ऐसे कर सकते हो कि एक टाइम आप लाइट फूड खाओ या फ्रूट्स पे रह जाओ। जैसे लंच आपने ठीक ठाक से किया, ब्रेकफास्ट ठीक ठाक से किया, बट आफ्टर 3 o'clock और 4 o'clock जो आप इवनिंग में खाओगे आप वो फ्रूट्स पे रहोगे, मिल्क पे रहोगे, या कुछ लाइट खाओगे। ऐसा नहीं खाओगे जो एकदम टमी फिलर हो। और अगर पॉसिबल हो तो कभी कभी डिटॉक्स भी कीजिए, वो भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। हर्बल टी, स्पेशली अगर तुलसी और जिंजर टी हो सकती है तो वो पीजिए, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए। इस टाइम में आपको अपने गट हेल्थ को सपोर्ट करने वाले जो फूड होते हैं उन पर थोड़ा फोकस करना चाहिए, गट हेल्थ का अच्छा ध्यान रखना चाहिए। सैटरडे के दिन अगर पॉसिबल हो तो ब्लैक सेसमे सीड या फिर आयरन का दान, मतलब कुछ भी लोहे से रिलेटेड दान अगर आप कर सकते हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। 8th हाउस में राहु को बैलेंस करने के लिए अगर पॉसिबल हो तो ऑर्फनेज में या फिर ब्लाइंड स्कूल में आप सेवा कर सकते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जस्ट पैसे का दान मत कीजिएगा कि खाली पैसा दान कर दिए आपका डन हो गया, ऐसा मत कीजिएगा। अगर पॉसिबल हो आप श्रम दान कर सकते हैं, फूड दान कर सकते हैं, बना के कुछ ले जाके दे सकते हैं, कपड़े दे सकते हैं, या जाके बैठ सकते हैं, बच्चों की थोड़ी टेक केयर कर सकते हैं, वो कीजिएगा। वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, ना कि सिर्फ मनी डोनेट कर देना। उससे बेटर है कि थोड़ा श्रम का दान कीजिए, थोड़ा अपने हाथ से कुछ कीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। मंत्रा चैंटिंग अगर आप कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, वो आपके माइंड को बहुत काम करेगा। आपकी श्रद्धा है, जैसी भी मंत्रा, जो भी मंत्रा आपको पसंद है उसकी चैंटिंग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप बस बैठ गए, नहाए धोए बैठ गए और बैठ के आप मंत्रा की चैंटिंग कर रहे हैं। आप जब भी परेशान हो आप उस टाइम में, जैसे कभी अगर आप बहुत पास्ट को लेके परेशान है या बहुत फ्यूचर को लेके परेशान है तो उस टाइम में आप कोई एक मंत्रा पढ़ने लगे, चाहे शिव जी मंत्र हो या ओम जाप है, कुछ भी बैलेंस कीजिए और फ्यूचर और पास्ट में न जाके नाउ में आ जाइए। मतलब तुरंत अपने माइंड को नाउ में ले आइए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। आप उससे देखोगे ना कि आपका माइंड एक काम पोजीशन पे चल रहा है, आप डिसीजन लेने में अपने आप को ज़्यादा अच्छा फील करोगे। साउथ वेस्ट में अपने फैमिली की फोटो या हैवी फर्नीचर या क्रिस्टल जैसे कि रोज क्वार्ट्ज वो रखिए, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। आप यहाँ से जो अननेसेसरी, अगर आपके पास कोई मिरर है जो उस एरिया में रखा है, आपके साउथ वेस्ट एरिया में रखा है, उसको हटा दीजिए, वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। बल्कि आप वहाँ पे फैमिली फोटो रख दीजिए, कोई फर्नीचर रख दीजिए या कोई क्रिस्टल जस्ट डेकोरेट कर दीजिए, वो भी आपके लिए काफ़ी बेटर होगा, स्पेशली रोज क्वार्ट्ज। वेस्ट डायरेक्शन में अगर आप अपना स्टडी टेबल रखते हो या अपना वर्क डेस्क बनाते हो, वो जगह वर्क की एरिया बनाते हो, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। शनि और 9th हाउस दोनों ही इसके वजह से एक्टिवेट होंगे। यहाँ अगर आप ब्लैक या ब्लू विजन बोर्ड लगाते हो या कोई गोल ओरिएंटेड जो आइटम्स होते हैं, या आप अगर पूरा विजन बोर्ड नहीं बना सकते हो तो कोई किसी ब्लैक या ब्लू पेपर पे वाइट से लिखो या ब्लू पेन से लिख के अपने गोल लगाओ कि मतलब मैं ये करना चाहता हूँ, या मैं ये करूँगा, या मैं इतने दिनों में या 1 वीक में मैं ये फिनिश करूँगा। इस टाइप के जो गोल्स होते हैं, अगर आप उसको वेस्ट डायरेक्शन में लगाते हो और जहाँ की आपका टेबल लगा हो, अगर आप बना सकते हो तो स्टडी टेबल वेस्ट एरिया में लगाइए। आप देखोगे कि आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए, आप काफ़ी कमिटमेंट के साथ वर्क करोगे। देखा जाए तो कैंसर जो लगन होती है, ये
इनका प्लैनेट जो है वो मून है, इनका रूलिंग प्लैनेट मून है। तो अगर आप अपने इमोशनल बॉडी को हील करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर होगा। उसके लिए आप चंद्रमा का मंत्र मतलब मून मंत्र पढ़ सकते हैं, जो कि ओम सोम सौम्याय नमः, ये मून मंत्र है। अगर आप उस मंत्रा को डेली चैंट कर सकते हो बहुत अच्छी बात है। डेली नहीं चैंट कर सकते हो तो फुल मून के दिन करिए, और मंडे को तो ज़रूर कीजिए। फुल मून का फ़ायदा उठाइए, थोड़ा मून में जाके बैठिए, थोड़ा मून की से पीस के लिए आस कीजिए, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ओवरऑल देखा जाए तो ये चारों प्लैनेट आपके लिए एक इंटेंस इनर जर्नी बना रहे हैं, जिसमें आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के उसकी एनर्जी को लेने की ज़रूरत है। आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ, इमोशनल मैच्योरिटी और आपके जो कार्मिक पैटर्न है, ये टाइम है उनको समझने का। और एक जैसे कहते हैं ना, एक रेयर टाइम है अगर आप इन चीज़ों को समझते हो और अगर आप सरेंडर करते हो, पेशेंस के साथ मूव करते हैं, तो ये जो टाइम है वो आपके लिए एक डीप एम्पावर के साथ आपको आगे बढ़ाएगा, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ इमोशनल स्ट्रेंथ, फाइनेंशियल क्लियरिटी और स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ये टाइम आपका इन तीनों फील्ड के लिए है, तो इसको प्रॉपरली यूटिलाइज कीजिएगा, चैनलाइज कीजिएगा, खुद से कनेक्ट होइएगा, पेशेंस रखिएगा और सबसे ज़्यादा सरेंडर कीजिएगा। चीज़ों को बर्डन के जैसे अपने साथ लेके मत चलिएगा। जो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, जो बातें, जो चीज़ें, जो लोग आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, उनको दूर कीजिएगा। अपने पेन को, अपने इमोशंस, सैड इमोशंस को लेट इट गो कीजिएगा, सरेंडर कीजिएगा। भगवान के आगे सोचिए, गॉड जिसको भी आप मानते हैं उनके आगे सरेंडर कीजिएगा और एक्सेप्ट कीजिएगा चीज़ें, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इस टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज कीजिएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में अपने थॉट्स ज़रूर शेयर कीजिएगा और उन सबसे शेयर कीजिएगा जो कैंसर लग्न के हैं। ये मैंने लग्न के बारे में बताया है, तो इसलिए उन सबको शेयर कीजिएगा। कैंसर लग्न के अगर कोई स्टूडेंट है उनसे शेयर कीजिएगा, ताकि वो इस टाइम पीरियड का अच्छे से यूटिलाइज कर सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।